Dear students, what is the role of hormones in conservation of water by the nephron और by the kidneys? इसके हवाले से हम बात करेंगे कि दो हॉर्मोन्स हैं जो किडनीज़ में नेफ्रॉन के ऊपर मेनली एक्ट करते हैं फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। उसमें नंबर 1 हार्मोन है एल्डोस्टीरोन। एल्डोस्टीरोन हार्मोन एक मिनरेलोकॉर्टिकॉइड है। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड उस हार्मोन को कहते हैं जो बॉडी में मिनरल्स को कंजर्व करता है, और ये हार्मोन सीक्रीट होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स से। एड्रीनल ग्लैंड के आउटर पोर्शन को कहते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स। सो दिस हार्मोन इज सीक्रेटेड फ्रॉम द एड्रीनल कॉर्टेक्स। ये नेफ्रॉन के कौन से पार्ट पर एक्ट करता है? ये नेफ्रॉन के असेंडिंग लिम्ब, जिसको हम थिक लिम्ब कहते हैं, उस पर एक्ट करता है। और ये करता क्या है? इस हार्मोन का फंक्शन है एक्टिव अपटेक ऑफ सोडियम आयंस। तो डियर स्टूडेंट, पहला हार्मोन जो वाटर की कंजर्वेशन के लिए ज़रूरी है वो है एल्डोस्टीरोन। एल्डोस्टीरोन एक मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है जो मिनरल्स के लेवल को बॉडी में कंजर्व करता है, और इसमें 3 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। एल्डोस्टीरोन सीक्रीट कहाँ से होता है? एड्रीनल कॉर्टेक्स से सीक्रीट होता है। किस पार्ट पे नेफ्रॉन के एक्ट करता है? असेंडिंग लिम्ब पर एक्ट करता है। असेंडिंग लिम्ब को थिक लिम्ब भी बोलते हैं, और इसका फंक्शन क्या है? ये सोडियम आयंस को कंजर्व करता है, ये एक्टिव अपटेक में इन्वॉल्व होता है। डियर स्टूडेंट्स, एक बात यहाँ पर याद रख लें, जब हम किसी भी चीज़ की बात करते हैं कि ये री एब्जॉर्ब हो गई या ये कंजर्व हो गई, तो इसका मतलब होता है कि ये मटेरियल बॉडी में मौजूद रहेगा, यूरिन में नहीं जाएगा। तो जब एल्डोस्टीरोन हार्मोन सीक्रीट होगा, ये असेंडिंग लिम्ब से थिक लिम्ब से वो सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन कंजर्वेशन करेगा। ये सोडियम को यूरिन में जाने नहीं देगा। कंजर्वेशन कह दें या रीएब्जॉर्प्शन कह दें, एक ही बात है। सेकेंड हार्मोन, उसको हम कहते हैं एडीएच। एडीएच का फुल नेम है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन का एक और नाम भी इसको दिया जाता है, वो है वेजोप्रेसिन। अब ये हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होता है? पहला पॉइंट ये है, दिस एडीएच हार्मोन एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन इज सीक्रेटेड फ्रॉम पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड की पोस्टीरियर लोब से सीक्रेट होने वाला हार्मोन है। ये क्या काम करता है? ये नेफ्रॉन के जिस पार्ट पर एक्ट करता है, इसको हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट्स। यूरिन को कलेक्ट करने वाली डक्ट्स के ऊपर ये एक्ट करता है, और यहाँ से ये क्या करता है? एक्टिव री एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। यहाँ पर ये एक्टिवली वाटर को रीएब्जॉर्ब करवाने में इन्वॉल्व है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगेन वर्ड आया है रीएब्जॉर्प्शन। तो रीएब्जॉर्प्शन का मतलब है वाटर को कंजर्व करने में इन्वॉल्व है। एक इसी से रिलेटेड एक डिजीज़ है एडीएच हार्मोन से, इसको नाम दिया जाता है डायबिटीज़ इंसिपिडस का। डियर स्टूडेंट, डायबिटीज़ इंसिपिडस इज़ ड्यू टू लैक ऑफ एडीएच। अगर किसी पर्सन की बॉडी में एडीएच हार्मोन पैदा नहीं होता तो उसको जो डिसऑर्डर होगा उसको कहेंगे डायबिटीज़ इंसिपिडस। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया का मतलब है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। ऐसे पर्सन को अगेन एंड अगेन यूरिनेशन फील होगी। और पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया का मतलब है ग्रेट थ्रस्ट, उसको प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी। वो यहाँ से हम देख सकते हैं, अगर किसी पर्सन की बॉडी में एडीएच हार्मोन पैदा नहीं होता तो इसका फंक्शन था एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर।
ADH ना होने की वजह से उस पर्सन की बॉडी में वाटर कंजर्व नहीं होगा और बहुत ज़्यादा वाटर यूरिन की शक्ल में बॉडी से पास आउट होता जाएगा। बहुत ज़्यादा वाटर वाला यूरिन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन को हम कहते हैं पॉलीयूरिया, जिसकी वजह से बॉडी में पानी की कमी होगी। पॉलीडिप्सिया, उस पानी की कमी को पूरा करने के लिए प्यास लगेगी। एक और डायबिटीज़ है, उसका नाम है डायबिटीज़ मेलाइटस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये अब आपने फ़र्क याद रखना है कि डायबिटीज़ इंसिपिडस और डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या फ़र्क है। डायबिटीज़ मेलाइटस इज़ ड्यू टू लैक ऑफ इंसुलिन। ये इंसुलिन के ना होने की वजह से होती है और इस बीमारी में ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है एंड इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय 3 थिंग्स: पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफेजिया। डायबिटीज़ मेलाइटस का मतलब है लैक ऑफ इंसुलिन। अगर किसी वजह से बॉडी में इंसुलिन पैदा नहीं होती तो ब्लड में ग्लूकोज कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। BGC स्टैंड्स फॉर ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन। पॉलीयूरिया, इसमें भी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगी, बॉडी में पानी की कमी होगी, प्यास ज़्यादा लगेगी। पॉलीडिप्सिया, ये वो सिम्टम है जो डायबिटीज़ मेलाइटस में है मगर डायबिटीज़ इंसिपिडस में नहीं है। पॉलीफेजिया, भूख ज़्यादा लगना, बार बार खाना खाना। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा कि ADH के ना होने से डायबिटीज़ इंसिपिडस होता है, जिसमें लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट यूरिन पैदा होता है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, और इंसुलिन के ना होने से डायबिटीज़ मेलाइटस होता है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से ये दोनों हार्मोन्स जो हमने डिस्कस किए, एल्डोस्टेरोन और ADH मिलकर बॉडी में वाटर को, सोडियम को कंजर्व करने में हेल्प करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ओवरऑल अगर हम सारे किडनीज़ के फंक्शन को यहाँ पर समराइज़ करें तो पहला किडनी का फंक्शन है एक्सक्रीशन। किडनी क्योंकि नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरिन की फॉर्म में बॉडी से निकालते हैं और नाइट्रोजनस वेस्ट के बॉडी से एलिमिनेट होने को एक्सक्रीशन कहा जाता है। इसके अलावा अगर हमारी बॉडी में पानी कम हो तो किडनीज़ बॉडी को में पानी को कंजर्व कर सकते हैं, या अगर बॉडी में पानी ज़्यादा हो तो एक्स्ट्रा पानी को बॉडी से निकाल सकते हैं। वाटर और सॉल्ट के लेवल को बॉडी में मेंटेन रखने को ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं। तो किडनी का फंक्शन एक्सक्रीशन भी है और किडनी का फंक्शन ऑस्मोरेगुलेशन भी है। इसके अलावा किडनी और भी कुछ छोटे फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे किडनी हेल्प करता है ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने में। यूरिन का वॉल्यूम कम होने या ज़्यादा होने से ब्लड प्रेशर अफेक्ट होता है। इसी तरह ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं किडनीज़। और वो ट्यूब्यूलर सिक्रीशन का जो पॉइंट हमने पढ़ा था कि ट्यूब्यूलर सिक्रीशन में हाइड्रोजन आयन सिक्रीट होते हैं, तो हम ये कहेंगे कि किडनी ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस। बॉडी का जो एसिड बेस बैलेंस है इसको मेंटेन करने में भी हेल्प करते हैं। और किडनीज आर ऑल्सो हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, इसकी अगर हम टर्मिनोलॉजी में बात करें तो इसको हम नाम देते हैं इरिथ्रोपोइसिस का। पोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन और इरिथ्रोसाइट रेड ब्लड सेल। इस हवाले से एक बात आपको बता दें कि क्यों किडनीज़ इन्वॉल्व होते हैं फॉर्मेशन ऑफ RBCs में। बिकॉज़ ये एक हार्मोन पैदा करते हैं जिसका नाम है इरिथ्रोपोइटिन, और ये हार्मोन RBCs के बनाने में इन्वॉल्व है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि किडनीज़ का एक फंक्शन हार्मोन पैदा करना भी है। क्या किडनीज़ एंडोक्राइन काम करते हैं? वो भी करते हैं, और उस हार्मोन का नाम क्या है? इरिथ्रोपोइटिन उसका नाम है। तो डियर स्टूडेंट, एक्सक्रीशन भी किडनी का फंक्शन है, ऑस्मोरेगुलेशन भी फंक्शन है, ब्लड प्रेशर की मेंटेनेंस, ब्लड वॉल्यूम की मेंटेनेंस, एसिड बेस बैलेंस, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल जिसके लिए टर्म होगी इरिथ्रोपोइसिस, और हार्मोन जो सिक्रीट होता है उसका नाम इरिथ्रोपोइटिन। हार्मोन सिक्रीट करने वाले ऑर्गन्स को एंडोक्राइन ऑर्गन्स का या पार्ट्स का हम नाम देते हैं। तो ये सारे वो किडनीज़ के फंक्शन हैं जो हमने मुख्तलिफ़ जगहों पर पढ़े और उनको यहाँ पर हमने समराइज़ कर लिया इस हवाले से। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ चुके हैं कि
किडनीज़ के फंक्शन, नेफ्रॉन का फंक्शन या स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन 3 हैं। उसमें पहला स्टेप है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में हम कहते हैं कि मटेरियल्स मूव करते हैं फ्रॉम ब्लड टू फिल्ट्रेट, और फिल्ट्रेट मौजूद होता है नेफ्रॉन में। और इसमें ये भी हम पढ़ चुके हैं कि ब्लड सेल्स और लार्ज प्रोटीन्स फ़िल्टर नहीं होते, और ये प्रोसेस होता है रीनल कार्पसल पर, जो कि ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल का कलेक्टिव नेम है। दूसरा स्टेप यूरिन फॉर्मेशन का है रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन का मतलब है मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम द फिल्ट्रेट बैक टू ब्लड। अब इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट फिल्ट्रेट में से रीएब्जॉर्ब नहीं होते, ज़रूरी पानी, ज़रूरी चीज़ें रीएब्जॉर्ब होती हैं। इसके हवाले से एक बहुत इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है। अगर आपसे पूछा जाता है कि नेफ्रॉन का वो कौन सा पार्ट है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द रीएब्जॉर्प्शन होती है, तो वो नेफ्रॉन का पार्ट है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, जहाँ पर सबसे ज़्यादा रीएब्जॉर्प्शन होती है। और मेनली ग्लूकोज या इस तरह के जितने भी इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ये 100% पीसीटी में रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो इसके हवाले से 2 एमसीक्यू बनते हैं, मैं दोनों स्टेटमेंट्स आपको बता देता हूँ। Which of the following part of nephron is mostly involved in conservation of or reabsorption of glucose? तो आंसर होगा PCT। या most of the useful constituent from the filtrate are reabsorbed in PCT। इसके अलावा रीअब्जॉर्प्शन लूप ऑफ हेनले में भी होती है, DCT में भी होती है, कलेक्टिंग डक्ट्स में भी होती है। डियर स्टूडेंट्स, यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप्स हैं। इन तीनों स्टेप्स को हम फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन भी कह सकते हैं, फंक्शन ऑफ किडनी भी कह सकते हैं। अगर आपको फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन लिखने के लिए है तो भी यही 3 स्टेप्स लिखने हैं। फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन हो या फंक्शन ऑफ किडनी, एक ही बात है। और अगर फॉर्मेशन, यूरिन फॉर्मेशन के स्टेप्स लिखने हैं तब भी यही स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का मतलब है मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम द ब्लड टू द ल्यूमेन ऑफ नेफ्रॉन, और ल्यूमेन ऑफ नेफ्रॉन में मौजूद है फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेशन का प्रोसेस नेफ्रॉन के रीनल कार्पसल पर होता है, और रीनल कार्पसल बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को कलेक्टिवली बोलते हैं। फिल्ट्रेशन में सिर्फ 2 चीज़ें फ़िल्टर नहीं हो सकती, बाकी सारे मटेरियल ब्लड के फ़िल्टर हो सकते हैं। ब्लड सेल फ़िल्टर नहीं होते और लार्ज प्रोटीन्स फ़िल्टर नहीं होते। उसके बाद दूसरा स्टेप है रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन में मटेरियल्स मूव करते हैं फिल्ट्रेट से वापस ब्लड में, इसीलिए इसके नाम के साथ री का वर्ड लगाया है। यानी पहले मटेरियल ब्लड से फिल्ट्रेट में आए, अब अगर फिल्ट्रेट से वापस ब्लड में जाएंगे तो इसको कहेंगे रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन के हवाले से चंद क्वेश्चंस हैं कि सबसे ज़्यादा रीएब्जॉर्प्शन कहाँ पर होती है, तो वो होती है PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में। इसके हवाले से एक MCQ भी पूछा जाता है कि मोस्ट ऑफ द यूजफुल कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम फिल्ट्रेट आर रीएब्जॉर्ब्ड इन, तो इसका आंसर होगा PCT। जैसे कि ग्लूकोज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है फिल्ट्रेट का, ये 100%, या इस तरह के और न्यूट्रिएंट्स भी 100% प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसके अलावा रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस लूप ऑफ हेनले में भी होता है, DCT में भी होता है, कलेक्टिंग डक्ट्स में भी होता है। रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस यहाँ पर सब में होता है। तीसरा और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है वो है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। इसका मतलब होता है मूवमेंट ऑफ मटीरियल्स फ्रॉम द फिल्ट्रेट बैक टू द ब्लड, फ्रॉम द ब्लड टू द फिल्ट्रेट। इसमें मटेरियल्स मूव करके जाते हैं फ्रॉम द ब्लड टू फिल्ट्रेट। मगर यहाँ पर ये प्रोसेस उस तरह से फिल्ट्रेशन का प्रोसेस नहीं है कि पोर्स में से मटेरियल गुजर कर नेफ्रॉन में, ल्यूमेन में चले जाएंगे। ये प्रोसेस डिफरेंट तरीके से होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, ये अगर हमारे पास लूप ऑफ हेनले है, उसका थिक लिम, थिन लिम, और ये हमारे पास डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है। इसको अगर हम मैग्नीफाई करके देखते हैं तो इसमें ये हमारे पास एंडोथीलियल सेल्स हैं कैपिलरीज़ के।
कैपिलरीज़ की थिकनेस डियर स्टूडेंट सिर्फ एक सेल की होती है और उन सेल्स को कहा जाता है एंडोथीलियल सेल। ये हमारे पास एक कैपिलरी है और कैपिलरी में मौजूद है ब्लड। इसके बाहर नेफ्रॉन की ट्यूब्स के सेल्स हैं, जैसे डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स के सेल्स हैं, और इस ल्यूमेन ऑफ नेफ्रॉन में मौजूद जो मटेरियल है इसको हम कहते हैं फिल्ट्रेट। ये ल्यूमेन ऑफ नेफ्रॉन है और ये कैपिलरी है ब्लड। अब यहाँ से अगर हाइड्रोजन आयंस ब्लड से मूव करके पहले आए एंडोथीलियल सेल में, एंडोथीलियल सेल से रीनल ट्यूब्यूल के सेल में, और वहाँ से ये फिल्ट्रेट में ऐड हो जाए, तो आप देख सकते हैं कि ये हाइड्रोजन आयन किसी पोर्स से गुजर कर नहीं आए। ये पहले एंडोथीलियल सेल ऑफ कैपिलरी में आए हैं, वहाँ से रीनल ट्यूब्यूल के सेल में आए हैं, और वहाँ से ये फिल्टर नहीं हुए, ये सिक्रीट हुए हैं इनटू द ल्यूमेन ऑफ नेफ्रॉन। डियर स्टूडेंट, मोस्टली ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं जो एसिडिक होती हैं, जैसे विनेगर है, अचार, पिकल्स हैं, या योगर्ट है, जिनके अंदर लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, इस तरह के एसिड्स मौजूद होते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारे जो ब्लड की पीएच है उसकी रेंज है 7.35 से 7.45 के बिटवीन, और एवरेज ये पीएच बनती है 7.4। और ब्लड जो है वो बफर के तौर पर एक्ट करता है और अपनी पीएच में चेंज को रेजिस्ट करता है। तो किस तरह से ब्लड अपनी पीएच को मेंटेन करता है? जो एसिडिक चीज़ें हम खाते हैं वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाती हैं, हाइड्रोजन आयंस एब्जॉर्ब होकर ब्लड में आते हैं। ये ब्लड जब किडनीज़ के पास पहुंचता है तो किडनी इस ब्लड में से हाइड्रोजन आयन को फिल्टर नहीं क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं। इस तरह से एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आयन ब्लड से निकलकर पहले कैपिलरी के सेल में, फिर ट्यूब्यूल्स के सेल में, फिर ल्यूमेन में सिक्रीट हो जाते हैं। इस तरह हम कहते हैं कि जो यूरिन की पीएच है वो वेरी करती है बिटवीन 4 to 8। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूरिन की पीएच अगर 4 है तो वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है, 8 है तो अल्कलाइन है। एसिडिक अल्कलाइन दोनों तरह का यूरिन हो सकता है। तो जब हाइड्रोजन आयन हमारे ब्लड में बढ़ते हैं, उन एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आयंस को यूरिन में किस तरह से भेजा जाता है? ट्यूब्यूलर सिक्रीशन के ज़रिए भेजा जाता है, और वो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आयन फिर यूरिन के ज़रिए बॉडी से पास आउट हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इन तीनों प्रोसेसेस के हवाले से 2 MCQ हैं जो पूछे जाते हैं। नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि ऑप्शन ये 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज मोस्ट सिलेक्टिव। तो इन तीनों में से कौन सा प्रोसेस मोस्ट सिलेक्टिव है? तो हम देखते हैं। फिल्ट्रेशन में हमने बात की थी कि 2 चीज़ें मूव नहीं करती, रेड ब्लड सेल मूव नहीं करते, लार्ज प्रोटीन्स मूव नहीं करते, तो इसका मतलब है सिलेक्टिव है। रीएब्जॉर्प्शन में यूज़फुल कॉन्स्टिट्यूएंट मूव करते हैं, जैसे यूरिया की रीएब्जॉर्प्शन नहीं होती। ट्यूब्यूलर, ये भी सिलेक्टिव है। ट्यूब्यूलर सिक्रीशन सिर्फ हाइड्रोजन आयन की है। तो इन तीनों ही वैसे तो सिलेक्टिव हैं, बट मोस्ट सिलेक्टिव प्रोसेस कौन सा होगा इनमें से? सिक्रीशन। अगर आप इसको ट्यूब्यूलर सिक्रीशन कहेंगे तो भी ठीक है, सिर्फ सिक्रीशन बोलेंगे तो भी ठीक है। एक और इसी तरह का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज लीस्ट सिलेक्टिव। पहले हमने मोस्ट सिलेक्टिव कहा है, अब हम कह रहे हैं लीस्ट सिलेक्टिव। तो लीस्ट सिलेक्टिव डियर स्टूडेंट इसमें से कौन सा प्रोसेस होगा? वो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होगा। तो मोस्ट सिलेक्टिव प्रोसेस जो है वो सिक्रीशन है, क्योंकि वो सिर्फ हाइड्रोजन आयंस और कुछ ड्रग्स की होती है, और जो लीस्ट सिलेक्टिव प्रोसेस है वो इसमें से फिल्ट्रेशन का है। तो डियर स्टूडेंट्स, यूरिन फॉर्मेशन के या फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन और किडनी के ये 3 स्टेप्स हैं जिनको हमने इन डिटेल डिस्कस किया: फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूब्यूलर सिक्रीशंस। डियर स्टूडेंट्स, किडनीज़ के प्रॉब्लम में जो सेकेंड मेजर प्रॉब्लम है वो है रीनल फेलियर। रीनल फेलियर या किडनी फेलियर भी इसको हम कहते हैं, जिसमें ग्रेजुअली नेफ्रॉन अपना काम करना छोड़ देते हैं। जब कम्प्लीटली सारे के सारे नेफ्रॉन ही डैमेज हो जाएं, वो अपना काम करना छोड़ दें, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं रीनल फेलियर या ग्लोमेरुलर
रीनल फेलियर या किडनी फेलियर इसको कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रीनल फेलियर में किडनी का कौन सा पार्ट पार्टिकुलरली डैमेज होता है। तो ग्लोमेरुलर पार्ट ऑफ किडनी स्पेसिफिकली किडनी फेलियर में डैमेज होता है। उसकी वजह यह है कि सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस जो यूरिन फॉर्मेशन का है वो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, प्रेशर फिल्ट्रेशन, जो कि रीनल कार्पसल पर होता है और रीनल कार्पसल ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल से मिलकर बना होता है। तो अगर किडनी का ग्लोमेरुलर पार्ट डैमेज हो जाएगा तो सारा यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस जो होगा वो डिस्टर्ब होगा, और जैसे जैसे ये नेफ्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा जब सारे ही किडनी के नेफ्रॉन्स डैमेज हो जाएं तो इस कंडीशन को हम कहते हैं किडनी फेलियर या रीनल फेलियर का नाम देते हैं। इसकी कॉजेज़ में पैथोलॉजिकल कॉजेज़ भी होती हैं। पैथोलॉजिकल का मतलब है वो किसी डिज़ीज़ की वजह से होती हैं या इसकी कुछ केमिकल कॉजेज़ भी होती हैं। जैसे कुछ ऐसी ड्रग्स जो किडनीज़ जिनको टॉलरेट नहीं कर सकते, अगर उन ड्रग्स का इंटेक कर लिया जाए, या ड्रग एडिक्शन है, या हाई सॉल्ट्स वाले हाई कंसनट्रेटेड डोजेज के अंदर किसी ड्रग को यूज़ कर लिया गया, तो ये केमिकल अब्यूज़, ड्रग अब्यूज़ में आएगा जो किडनी फेलियर, रीनल फेलियर का बाइस बन सकता है। इसके अलावा किडनीज़ में होने वाली कुछ मेटाबॉलिक डिजीज़ भी इसकी वजह बन सकती हैं, जैसे डायबिटीज़ मेलाइटस वजह बन सकती है, हाइपरटेंशन वजह बन सकती है, और कोई और किडनीज़ का इन्फेक्शन जो है वो भी रीनल किडनी के फेलियर का बाइस बन सकता है। किडनी फेलियर में डियर स्टूडेंट्स जो कॉम्प्लिकेशन देखने में नज़र आती हैं वो है हाई लेवल ऑफ यूरिया इन ब्लड में यूरिया का लेवल बढ़ जाता है। पहले भी हम इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि यूरिया साइकिल के नतीजे में लिवर में बनता है, जिगर में बनता है, वहाँ से यूरिया ब्लड में आता है, ब्लड से ये यूरिया फ़िल्टर होके यूरिन के ज़रिए बॉडी से पास आउट हो जाता है। तो ब्लड में यूरिया को बढ़ाना या ब्लड में यूरिया लिवर से आता है, मगर ब्लड से यूरिया को निकालना काम किसका है? किडनीज़ का। तो इसके हवाले से एक क्वेश्चन भी हम करते हैं कि अगर किसी एक्सपेरिमेंटल एनिमल का हम किडनी भी निकाल दें और लिवर भी निकाल दें तो ब्लड यूरिया लेवल पे क्या फ़र्क पड़ेगा? मैं फिर स्टेटमेंट बताता हूँ इसकी। व्हाट विल हैपन टू द ब्लड यूरिया लेवल इफ़ बोथ लिवर एंड किडनीज आर रिमूव फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंटल एनिमल। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको लॉजिकली अगर हम देखें, इंक्रीज़, डिक्रीज़, कांस्टेंट, इन्हीं चीज़ों में से कुछ होना चाहिए। अगर लिवर नहीं है तो ब्लड में यूरिया का लेवल बढ़ेगा नहीं, क्योंकि ब्लड में यूरिया को लाना लिवर का काम है। किडनीज़ भी नहीं है तो यूरिया ब्लड में कम भी नहीं होगा, जितना ब्लड में यूरिया मौजूद होगा उतना ही रहेगा। तो इसलिए हाई लेवल ऑफ यूरिया ऑब्ज़र्व हो रहा है, क्योंकि रीनल फेलियर हो गया है, किडनी फेलियर हो गया है। दूसरी इसकी जो चीज़ कॉम्प्लिकेशन इसमें देखने में आती है वो है एनीमिया। एनीमिया डियर स्टूडेंट्स कहते हैं हम लैक ऑफ रेड ब्लड सेल्स को। अब आरबीसीज़ की कमी किडनी फेलियर से क्या रिलेशन है? उसकी एक वजह तो ये भी है कि किडनीज़ में एक हार्मोन पैदा होता है जिसका नाम है इरिथ्रोपोइटिन। ये इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज़ में हिस्सा लेता है। अब इरिथ्रोपोइटिन नहीं होगा तो आरबीसीज़ नहीं बनेंगे और अल्टीमेटली आरबीसीज़ की कमी हो जाएगी। एक ये रीज़न भी, और दूसरी रीज़न ये है कि ब्लड में जब यूरिया लेवल बढ़ता है तो ये यूरिया डिफ्यूज़ करके रेड ब्लड सेल में जाता है, जो कि आरबीसीज़ की डिस्ट्रक्शन का बाइस बनता है। तो रीनल फेलियर और किडनी फेलियर में ये दो बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हमें नज़र आती हैं, हाई लेवल ऑफ यूरिया इन ब्लड एंड लैक ऑफ आरबीसीज़ विच इज़ कॉल्ड एनीमिया। डियर स्टूडेंट्स, रीनल फेलियर, किडनी फेलियर पार्शल भी हो सकता है, कंप्लीट भी हो सकता है। हाई डिग्री रीनल फेलियर को कहा जाता है यूरीमिया। हाई डिग्री रीनल फेलियर को बोला जाएगा यूरीमिया। अब इस यूरीमिया में को ट्रीट करने का क्या तरीकाकार है? इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है डायलिसिस, जो कि एक टेम्परेरी मेजर है,
आर्जी तरीक़ाकार है। आर्जी तरीके से ब्लड से वेस्ट मटेरियल को, नाइट्रोजनस वेस्ट को निकाला जाता है। तो डायलिसिस को हम डिफ़ाइन भी ऐसे ही करते हैं, आर्टिफिशियल वेज टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट, स्पेसिफिकली यूरिया फ्रॉम द ब्लड, इसको हम कहते हैं डायलिसिस। डायलिसिस करने के दो तरीके हैं। जो पुराना ट्रिवियल मेथड इस्तेमाल होता था, इसको हम कहते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस का ही अदर नेम है बॉडी कैविटी डायलिसिस। डियर स्टूडेंट्स, इन पेरिटोनियल डायलिसिस और बॉडी कैविटी डायलिसिस, ये जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन्स विसरा पड़े हुए हैं। इन ऑर्गन्स विसरा को एक मेम्ब्रेन ने सराउंड किया हुआ है। उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, और इसके अंदर कैविटी को कहते हैं पेरिटोनियम। तो पेरिटोनियम एक एब्डोमिनल कैविटी है जिसको ऑल अराउंड पेरिटोनियल मेम्ब्रेन ने सराउंड किया हुआ है। अब इस पेरिटोनियल मेम्ब्रेन की दो लेयर्स होंगी। एक आउटर लेयर होगी जो कि बॉडी वॉल के अलोंग होगी, एब्डोमिनल वॉल, बैक, फ्रंट, हर तरफ। एक इसकी इनर लेयर होगी। इनर लेयर वो होगी जिसने सराउंड किया होगा ऑर्गन को। ऑर्गन को विसरा भी कहते हैं, विसरल लेयर भी कह सकते हैं आप। तो ये जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन की आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान कैविटी स्पेस बचेगी, इसको हम कहते हैं पेरिटोनियम। तो पेरिटोनियल डायलिसिस में इस स्पेस को यूज़ किया जाएगा, इस वजह से इस डायलिसिस का नाम रखा गया है पेरिटोनियल डायलिसिस या बॉडी कैविटी डायलिसिस। तो डियर स्टूडेंट्स, इस डायलिसिस में किया क्या जाता है, एक ट्यूब बॉडी के अंदर इंसर्ट की जाती है। उस ट्यूब को बोला जाएगा कैथेटर। इस कैथेटर के ज़रिए एक फ्लूइड बॉडी कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी में पंप किया जाएगा। उस फ्लूइड को कहते हैं डायलिसिस फ्लूइड। डायलिसिस फ्लूइड यूजुअली बॉडी के लिए, ब्लड के लिए एक आइसोटोनिक फ्लूइड होता है। कैथेटर के ज़रिए एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जब इस फ्लूइड को पंप किया जाएगा तो दिस फ्लूइड विल स्पेंड सम टाइम इन द पेरिटोनियल एब्डोमिनल कैविटी। जो डाइजेस्टिव ऑर्गन के ब्लड कैपिलरीज में ब्लड मौजूद है, किडनी फेलियर, रीनल फेलियर की वजह से उसमें यूरिया का लेवल बहुत ज़्यादा है। वो यूरिया कैपिलरीज की वॉल से डिफ्यूज़ करके डायलिसिस फ्लूइड में इकट्ठा होता जाएगा। तो हम देखेंगे कि कुछ वक्त के बाद डायलिसिस फ्लूइड में तो यूरिया का लेवल बढ़ रहा है, मगर ऑन द अदर हैंड ब्लड में यूरिया का लेवल कम हो रहा है। इस कंज्यूम डायलिसिस फ्लूइड को अनदर ओपनिंग के ज़रिए बॉडी कैविटी से निकाल दिया जाएगा और फिर मज़ीद फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड जो है वो कैथेटर के ज़रिए बॉडी कैविटी में पंप कर दिया जाएगा। अगेन एंड अगेन जब ये प्रोसीजर किया जाएगा तो किसी हद तक बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर यूरिया के लेवल में कमी आएगी और यूरिया के बढ़ने से जो कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो रही थी उन्हें ठीक करने में मदद मिलेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक MCQ का क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है, द ट्यूब विच इज़ यूज टू पंप डायलिसिस फ्लूइड इन द बॉडी इज़ नोन एज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उस ट्यूब को क्या बोला जाता है, कैथेटर इसको बोला जाता है। और बॉडी कैविटी डायलिसिस में जो बॉडी कैविटी यूज़ होती है वो कौन सी बॉडी कैविटी है, वो पेरिटोनियल कैविटी है। इसी को एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। ये पेरिटोनियल मेम्ब्रेन की आउटर और इनर लेयर के इन बिटवीन होती है, जो कि बॉडी वॉल और विसरा को सराउंड करने वाली मेम्ब्रेन्स हैं। ये तरीका डियर स्टूडेंट्स एक ट्रिवियल मेथड में आ गया है। अब ये तरीका बहुत कम इस्तेमाल होता है या होता ही नहीं है। इसकी जगह एक मॉडर्न मेथड ने ले ली है जिसको हम कहते हैं हीमोडायलिसिस या आर्टीरियल डायलिसिस, या जिस मशीन को आर्टिफिशियल किडनी भी कहा जा सकता है। तो डायलिसिस की एक टाइप बॉडी कैविटी पेरिटोनियल डायलिसिस और दूसरी टाइप है इसकी हीमोडायलिसिस, जिसका अदर नेम आर्टीरियल डायलिसिस भी है। डियर स्टूडेंट्स, डायलिसिस की जो दूसरी मेजर टाइप है वो है आर्टीरियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस भी इसे कहते हैं। हीम का मीनिंग है ब्लड
और डायलिसिस का मीनिंग है क्लीनिंग। तो इस हीमोडायलिसिस का लफ्ज़ी मतलब क्या होगा? क्लीनिंग ऑफ ब्लड, ब्लड को क्लीन करना, साफ़ करना, पर्टिकुलरली नाइट्रोजनस बेस से। एक नाम तो इसका हीमोडायलिसिस हो गया। दूसरा नाम इसको आर्टीरियल डायलिसिस क्यों कहा जाता है? डियर स्टूडेंट्स, ये जो हीमोडायलिसिस के लिए मशीन है या आर्टीरियल डायलिसिस के लिए मशीन है, इसको कहा जाता है डायालाइज़र, या इसको कहा जाता है आर्टिफिशियल किडनी। जिस प्रिंसिपल के ऊपर नेचुरल किडनी ऑपरेट करती है, उसी प्रिंसिपल के ऊपर इस डायलाइज़र को, आर्टिफिशियल किडनी को बनाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ह्यूमन किडनी कौन सा ब्लड फिल्टर करती है, आर्टीरियल ब्लड या वेनस ब्लड, तो ये क्लियरली एविडेंट है, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि किडनीज़ की तरफ ब्लड आता है रीनल आर्टरी से, वापस ब्लड जाता है रीनल वेन से। तो ऑब्वियसली जो ब्लड किडनी फिल्टर कर रहे हैं वो रीनल आर्टरी का ब्लड है। तो क्योंकि नेचुरल किडनी भी आर्टीरियल ब्लड को फिल्टर करता है, इसलिए डायलाइज़र जो है या आर्टिफिशियल किडनी जो है वो भी आर्टीरियल ब्लड को ही फिल्टर करेगा, इसलिए इसको नाम दिया जाता है आर्टीरियल डायलिसिस का। और हीमोडायलिसिस भी कहा जाता है क्योंकि इसमें ब्लड को क्लीन किया जाता है। डियर स्टूडेंट, अगर हम इसको एक स्केच की फॉर्म में देखें, एक ऐसा पेशेंट जो रीनल फेलियर से सफ़र कर रहा है, इसका आर्टीरियल ब्लड लिया जाएगा, क्योंकि नेचुरल किडनी भी आर्टरी के ब्लड को फिल्टर करता है, आर्टिफिशियल किडनी भी आर्टीरियल ब्लड को फिल्टर करेगा। इसको एक मशीन से गुजारा जाएगा जिसकी बेसिक कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से है कि इसके अंदर बहुत सारी इंटरकनेक्टेड ट्यूब्स हैं। ये सारी जो इंटरकनेक्टेड ट्यूब्स हैं ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बनी हुई हैं, जो कुछ मटेरियल को तो गुज़रने देती है और कुछ मटेरियल को गुज़रने नहीं देती। ऑल दीज ट्यूब्स आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। डियर स्टूडेंट्स, आर्टीरियल ब्लड को जब पंप किया जाएगा इन ट्यूब्स के अंदर, तो इन ट्यूब्स से होता हुआ वो ब्लड जब इस डायलिसिस मशीन से गुज़र कर बाहर आएगा, तो एक ट्यूब जिसको हम नाम देते हैं शंट का, इसके ज़रिए इस ब्लड को पेशेंट की वेन्स में यानी वेनस ब्लड में रिटर्न कर दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं इन ट्यूब्स जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बनी हैं, इनके अंदर से ब्लड मूव कर रहा है। इन ट्यूब्स के आउटसाइड में एक फ्लूइड पंप किया जाएगा जिसको कहा जाता है डायलिसिस फ्लूइड। अब आप देख सकते हैं कि ब्लड के फ्लो की डायरेक्शन इस डायग्राम के मुताबिक डाउनवर्ड है और डायलिसिस फ्लूइड के फ्लो की डायरेक्शन अपवर्ड है। डायलिसिस फ्लूइड जो अपवर्ड डायरेक्शन में इकट्ठा किया जाएगा, ये कंज्यूम हो जाएगा तो इसको एक वेस्ट वेसल के अंदर कलेक्ट करते चले जाएंगे। डायलिसिस फ्लूइड अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है आउटसाइड द ट्यूब्स, ब्लड मूव कर रहा है इनसाइड द ट्यूब्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ब्लड के फ्लो और डायलिसिस फ्लूइड के फ्लो की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, काउंटर है। जैसे जैसे ये ब्लड फर्स्ट ट्यूब, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ से गुजरता जाएगा, इस ब्लड में से यूरिया डिफ्यूज़ करके डायलिसिस फ्लूइड में आता जाएगा। उसकी वजह यह है कि डायलिसिस फ्लूइड में यूरिया की कंसंट्रेशन कम है और ब्लड में यूरिया की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। इसी तरह और मेटाबॉलिक वेस्ट भी। तो ग्रेजुअली जैसे जैसे ये ब्लड इन ट्यूब से पास करेगा, ये क्लीन होता चला जाएगा और आफ्टर क्लीनिंग शंट के ज़रिए इसको पेशेंट की वेन में रिटर्न कर दिया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये वो तरीका है जिसमें इस मशीन को, पूरे सेटअप को कहा जाता है डायलाइज़र या आर्टिफिशियल किडनी। और आपने देखा इसमें पेशेंट का आर्टीरियल ब्लड लिया जाता है फ़िल्टर करने के लिए, क्लीन करने के बाद उसको पेशेंट की वेन्स के ज़रिए वापस रिटर्न कर दिया जाता है। ये तरीका वो तरीका है डायलिसिस का जो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट हम साथ ही बात करेंगे किडनी ट्रांसप्लांट की।
क्योंकि जो डायलिसिस है ये एक टेम्परेरी ट्रीटमेंट है। जो परमानेंट ट्रीटमेंट है किडनी फेलियर, रीनल फेलियर का, यूरीमिया का, वो किडनी ट्रांसप्लांट है। और किडनी ट्रांसप्लांट के लिए प्रेफरेबली हम जो किडनी यूज़ करते हैं वो किसी ब्लड रिलेटिव का यूज़ करते हैं जिसका ब्लड ग्रुप मैच करता हो, जिसके टिश्यूज़ की केमिकल कॉम्पोजिशन मैच करती हो। हेल्दी किडनी को ट्रांसप्लांट कर देते हैं पेशेंट की बॉडी में, जिससे वो अपने नॉर्मल किडनीज़ के फंक्शन परफॉर्म करने के काबिल हो जाता है। यहाँ पर ये ज़रूरी है कि मैचिंग डोनर हो। मैचिंग डोनर वो होता है जिसके ब्लड ग्रुप रिसिपिएंट के साथ मैच करे और साथ साथ उसके केमिकल कॉम्पोजिशन भी टिश्यूज़ की मैच करे। अगर केमिकल कॉम्पोजिशन टिश्यूज़ की मैच नहीं करती तो ट्रांसप्लांटेड किडनी भी डिस्ट्रॉय, डैमेज हो सकता है ड्यू टू द इम्यून रिस्पॉन्स। तो डियर स्टूडेंट्स याद रख लें कि परमानेंट ट्रीटमेंट रीनल और किडनी फेलियर का किडनी ट्रांसप्लांट है, जबकि टेम्परेरी ट्रीटमेंट जो है इसका डायलिसिस है। थैंक यू वेरी मच।